अ, यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं और सारे सहकर्मियों को जो कि आगरा आरएम ऑफिस के और यूपी सीडा के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़ सके हैं इस मिशन शक्ति कार्यक्रम में। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार का, यूपी सीडा का, आरएम आगरा एंड आरएम ऑफिस आरएम हेड विनोद कुमार जी का, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए चुना और आप लोग के साथ वार्तालाप करने का एक अपॉर्चुनिटी थी, जिससे मैं मिशन शक्ति के जो पिलर्स हैं, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन, उनके बारे में आप सबसे बात कर सकूं। ये बताना चाहूंगा कि जब हम मिशन शक्ति की बात करते हैं, हम नारी बात करते हैं, नारी सम्मान या नारी स्वावलंबन की हम जब भी बात करते हैं, तो केंद्र बिंदु हमेशा नारी ही रहती है। ये बात अलग है कि जिस नारी सुरक्षा और नारी सम्मान की हम बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम आज 2021 में ही बात करते हैं। युगों से इस बारे में बातें होती आई हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग कृपया शांत रहें। मैं जब आपको अनम्यूट करूं तभी आप लोग बोलें। बताना ये चाहूंगा कि जिस तरीके से हम जब ये बात करते हैं कि नारी सशक्तिकरण की जो बात है, तो नारी सशक्तिकरण में सबसे पहली बात आती है कि नारी का आज की आज के युग में स्थान क्या है, नारी किस स्थान पे पहुंची हुई है, नारी कहाँ क्या क्या चीजें कर सकती है, पूर्व लोक से किस तरीके से नारी का उत्थान हुआ है। अगर मैं बात करूं कि अ, हमारी आजादी से पहले मुगल काल से पहले जो क्या बोलते हैं युग था, जहाँ पे नारी का जब वेदों की बात करते हैं, ग्रंथों की बात करते हैं, तो वहाँ नागरी का जिक्र किया गया है कि नारी जो है वो वेदों ग्रंथों को के माध्यम से शिक्षकों तक पहुंचती भी थी। अगर जैन और बौद्ध धर्म की बात करूं तो उनमें भी ऐसे कुछ गुरु रहे हैं जो कि नारी थी, और जिन्होंने अपने शिष्यों को बौद्ध धर्म के बारे में, ये जैन धर्म के बारे में बताया। मुगल कालीन में स्थिति कुछ विपरीत दिखाई पड़ती है। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि मुगल कालीन में रजिया सुल्तान एक ऐसी बड़ी शख्सियत जो कि क्या बोलते हैं नारी के रूप में सामने आई, जिन्होंने उस जमाने में जब सारे पुरुष राजा हुआ करते थे या साम्राज्य राजाओं का था, तब नारी उन्होंने अपना नारी प्रधान अस्तित्व दिखाया। इसी तरीके से अगर हम जब हम आजादी की तरफ बढ़ते हैं या आजादी के संग्राम की तरफ बढ़ते हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई से लेके और फिर सरोजिनी नायडू तक का पूरा जो सफर है, बहुत सारी नारियां ऐसी रही जो स्वतंत्रता संग्राम में कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ में उन्होंने सहयोग दिया और सहभाग किया। देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के साथ ही आप सबको पता है कि पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एज ए प्रधानमंत्री 14 साल कुछ हमारे देश पे शासन किया, हमारे देश को संभाला। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने, जो सशक्तिकरण की हम जिस बात करते हैं, सशक्तिकरण की जो पिलर अगर कहा जाए, तो इंदिरा गांधी को हम उस पैमाने पे रखते थे कि उनके जो कठोर वचन हुआ करते थे या उनके जो कठोर शब्द हुआ करते थे शासन को करने के लिए, प्रशासन को चलाने के, वो सबके लिए काबिले तारीफ हैं या सबके लिए आज भी लीजेंड्स हैं, हम उनको मानते हैं। लेकिन उसके बाद के लेके आज तक इस बड़े अंतराल में, मैं कहूँगा 1984 से बाद से लेके और आज 2021 तक के बीच में, वो लीजेंड या उस तरीके से प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिल सका जिस तरीके से इंदिरा गांधी रही हमारे समक्ष, या हम लोगों ने जिस तरीके से उनको देखा। बात करता हूँ पिछले बीते 7-8 साल में जो नारी सशक्तिकरण के ऊपर कुछ कार्यक्रम किए गए या नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से चलाए जा रहे हों या यूनियन स्टेट ऑफ इंडिया की तरफ से चलाए जा रहे हों, मतलब कि भारत सरकार के माध्यम से। आप सबको पता होगा, आप सब लोग क्योंकि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉई हैं, आप सब लोग के पास ईएसआई और ईपीएफ है कि नहीं है? तो कोविड के दौरान में आप लोगों ने, किसी ने भी ऐसा प्रयास किया कि आप अपने ईपीएफ से पैसा निकाल सके, क्योंकि आपके घर में या तो आपके हस्बैंड की या बच्चों के लिए तकलीफ हो रही है, तो ऐसा कभी कुछ दौर आया? क्योंकि सरकार ने, जो एचआर हैं, मैं चाहूंगा कि वो जो अपने आप को अनम्यूट करके जरूर इन सब इसका उत्तर दें। मैं जानना चाहूंगा कि कोविड के दौरान में किसी भी स्टाफ ने, क्या बोलते हैं, ईपीएफ से पैसे निकालने के लिए मांग की थी?
आप अपने आप को अनम्यूट करिए पहले। आप अनम्यूट नहीं हैं। हाँ, मैं जानना चाहूंगा कि क्या बोलते हैं, कोविड के दौरान पे किसी भी स्टाफ ने ईपीएफ से पैसे निकालने के लिए मांग की है आपके यहाँ पे? हाँ की। और आपने कितनी जल्दी और कितनी सरलता से उनको ये प्रावधान मिल गया? विद इन ए वीक। विद इन ए वीक। तो एक्चुअली क्या है, अगर आप नियम के हिसाब से जाएं तो ईपीएफ से पैसा निकालना इतनी जल्दी आसान सुविधाजनक नहीं था। लेकिन कोविड के दौरान में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये प्रावधान कराया था कि किसी को भी इस टाइम पे कोई पैसों की जरूरत हो तो वो अपने आप ईपीएफ से पैसा निकाल सके। इसी तरीके से मैं बताना चाहूंगा, आप सब लोग के पास शायद ईएसआईसी भी होगा। यस। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में आप लोगों ने अपने हर महीने आपके पैसे भी कटते होंगे। आप लोग को पता है कि उसके प्रावधान में आप लोग को क्या क्या मिल सकता है? ईएसआईसी के माध्यम से आपको क्या क्या मिलता है? जो आपके महीने के पैसे कटते हैं ईएसआईसी में, उसमें आपका क्या क्या कटता है या उसके आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है? कोई बताना चाहेगा? ईएसआई के द्वारा फैसिलिटी, जो मेडिकल फैसिलिटी है, वेटरनरी फैसिलिटी है, फर्नल फैसिलिटी है, और अदर फैसिलिटी, चाहे बीमारी से रिलेटेड जो भी कुछ ऑपरेशंस कराने हो, तो सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा दिया दी ईएसआई द्वारा। देखिए, मैं आपको दो चीज बताता हूँ। आप सही बता रहे हैं। ईएसआईसी के माध्यम से पहले तो कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई आग लग जाती है, किसी के हाथ टूट जाता है, पांव टूट जाता है, उस दौरान पे जो अस्पताल का खर्चा होता है वो ईएसआईसी के माध्यम से किया जाता है। इसी के तरीके से कोई बड़ी बीमारी भी हो जाती है तो वो ईएसआईसी के माध्यम से ही की जाती है। इसमें एक चीज और सरकार ने जोड़ी कि ईएसआईसी के माध्यम से ही स्कूल के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप देनी हो वो ईएसआईसी के माध्यम से ही दी जाए, क्योंकि वो पैसा ऐसा है कि उसको कर्मचारी हर महीने जमा करता है। तो ईएसआईसी को पैसे को पहले सिर्फ हम सोचते थे कि क्या बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बीमारी के समय काम आएगा, दुर्घटना के समय काम आएगा। लेकिन इसी पैसे से अब बच्चों की स्कॉलरशिप के लिए भी पैसा जमा किया जा सकता है या लिया जा सकता है। स्कॉलरशिप की जो अभी जो प्रावधान है, ठीक है, नेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वो इस टाइम खुली हुई है। जिन भी महिलाओं के बच्चे, चाहे वो इंजीनियरिंग में, चाहे वो मेडिकल में, चाहे वो आईटीआई पढ़ रहे हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हो, वो अपने अपने बच्चों के बायो डिटेल्स भर के, उनके फॉर्म्स लगा के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली उत्तर प्रदेश सरकार और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से बच्चों तक पहुंचती है। और इसमें कोई भी बिचौलिया नहीं है, डायरेक्टली आपको जो अकाउंट नंबर बताते हैं उसी अकाउंट नंबर पे पैसा जाता है। मैं चाहूंगा जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे, और नॉट ओनली महिलाएं, जितने भी स्टाफ है जिनके बच्चे अलग अलग मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं या आईटीआई भी कर रहे हैं, इस स्कॉलरशिप की स्कीम का जरूर फायदा उठाए, क्योंकि बहुत ही सरल तरीका हो गया है। आपको अपने बच्चे के डिटेल्स डालने हैं, आपको अपने बच्चे के स्कूल की डिटेल्स डालने हैं, फीस की डिटेल डालनी है और अपने आय के डिटेल्स डालेंगे। ये चारों चीज को जैसे ही आप भर देंगे और अपना ईमेल आईडी और संपर्क का नंबर देंगे उनको, ये सारी डिटेल्स जाते ही आप क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण आपको थोड़ी असुविधा हुई। ये तो रहा कि आप किस तरीके से ईपीएफ और ईएसआईसी को अपने उपयोग में ला सकते हैं, और किस तरीके से क्या बोलते हैं जो नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है उसमें अपने बच्चों के लिए कुछ सरल तरीके से आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं। कुछ और आप तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा जो महिलाओं के लिए जानना जरूरी है कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो है वो किस तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से जो क्राइम्स जितने भी अगेंस्ट महिलाओं के अगेंस्ट में होते हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से बताता है कि क्या क्या महिलाओं के अगेंस्ट में क्राइम हो सकते हैं और उन क्राइम से बचने के क्या क्या तरीके हैं या गवर्नमेंट के क्या नियम हैं। आपको बताऊं, जब जब हम बात करते हैं कि नारी के लिए क्या बोलते हैं जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं,
तो नारी के लिए सुरक्षा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नारी के अगेंस्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जिसमें अगर सबसे पहले मैं लूं कि जो नारी के अगेंस्ट में जो हत्याएं होती हैं वो 4 मुख्य कारणों से होती हैं अगर देखा जाए। सबसे पहली जो सब लोग जानते हैं, जो आप लोग सब लोग को पता है, वो है क्या बोलते हैं, डाउरी, दहेज के कारण। 2021 में हम हैं और आज भी ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं, ऐसे समाचार हर प्रांत से, हर देश के राज्य से ये खबर हमें मिल ही जाती है कि डावरी की प्रथा चल रही है या दहेज की प्रथा के कारण किसी लड़की की हत्या कर दी गई या उसको जला दिया गया या ऐसे ही उसने खुदकुशी कर ली। तो ये प्राइम रीजन है दहेज प्रथा का, जिसको हमें आप सबको मिलके एक तरीके से उसके अगेंस्ट में काम करना है, और जब कभी भी ऐसा कुछ हो, जहां कहीं भी ऐसा है, उसको रिपोर्ट करना है। दूसरा बड़ा कारण जो अगर मुख्यतः देखा जाए, जो कि क्या बोलते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में जिसको मुख्यतः देखा गया है, वो है ऑनर किलिंग का। ऑनर किलिंग इन द सेंस कि अपने सम्मान के लिए अपने बच्चों की हत्या करते हैं। ऐसा दो ही कारण पे होता है। जब कभी ऐसा पाया जाता है कि लड़के या लड़की या दूसरे समाज में या दूसरे के क्या बोलते हैं धर्म के अगेंस्ट में या दूसरी जाति में जब शादी कर लेते हैं, तो ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं। या कभी-कभी कुछ ऐसे भी कारण मिले हैं जहाँ बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं या बच्चों के क्या बोलते हैं एग्जाम पास नहीं हो पा रहे, बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं, माँ-बाप उनको ज़्यादा डाल देते हैं। सम्मान के लिए बच्चे, अपने सम्मान के लिए माँ-बाप इतना ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर डाल देते हैं कि वो बच्चे या तो खुदकुशी कर ले रहे हैं या वो बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं। तो ये प्राइम रीजन है ऑनर किलिंग का, दोनों ही, और दोनों ही समाज के लिए कहीं न कहीं सही नहीं है। तो हमें इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को कैसे रोक सकें। कैसे अपने समाज को ये बता सकें कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें हत्याएँ हो रही हैं और स्पेशली नारी के खिलाफ हो रही हैं। एक तीसरा मुद्दा जो मैं बताऊँगा कुछ राजस्थान से आता है और जो कि कुछ आता है साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से, जिसमें झाड़-फूँक की बहुत सारी समस्याएँ सामने आती हैं। देखा यह गया है कि बहुत सारे लोग जादू टोना को अभी भी मानते हैं, 2021 में भी मानते हैं, और उस वो जादू टोना के कारण वो जो बाबा बता रहे होते हैं या जो भी ढोंगी बाबा जिस तरीके से चीजें बता रहे होते हैं, उन सब चीजों को वो अनुसरण करते जाते हैं और अनुसरण करते करते ऐसा तक हो जाता है कि बच्चों की हत्याएं तक हो जाती हैं। मैं चाहूंगा आप लोग ऐसी चीजों में ना फंसे, ऐसी चीजों के विपरीत रहें, इन चीजों से दूर रहें, अपने बच्चों को भी इस सब बारे में बताएं और अपने आसपास के पड़ोस के समाज में भी लोगों तक ये सब चीजें बताएं कि ऐसा नहीं है, किसी भी जादू टोने के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं। चौथा, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो सभी को पता है, जब कभी भी कोई माँ गर्भवती होती है तो हमारे समाज में आज भी हम इस चीज को मानते हैं कि लड़का होगा कि लड़की हो। आप लोग ये बताइए, अगर लड़की हो, कल्पना चावला भी लड़की ही थी। स्पोर्ट्स के जितने भी हम लीजेंड ले लें इस टाइम के, अगर ओलंपिक की बात भी कर लें तो ओलंपिक में भी जिसको पदक मिला वो पहली महिला ही थी। अगर हम यही मानते तो वो लड़कियां भी नहीं होती। तो लड़कियां ही देश चला रही हैं, लड़कियां एनडीए में जा रही हैं, लड़कियां सीडीएस भी जा रही हैं। तो वो जो मुद्दा है कि नहीं लड़कियां होंगी तो हम उनकी हत्या कर देंगे, भ्रूण हत्या कर देंगे, वो कहीं ना कहीं एक हत्याओं का कारण है, जिसको आप सब लोग मिलकर ही सोच सकते हैं कि किस तरीके से इसको दूर किया जाए। आगे मैं आता हूँ, जिस तरीके से आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की चीजें बहुत आप लोग को सुनने में मिलती हैं, खबरें आती रहती हैं, आज इस कंपनी में या आज उस ऑफिस में ऐसा हो गया, ऐसी चीजें हो गई। सेक्सुअल हरासमेंट के लिए देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट के 4 कारण हैं अगर देखा जाए तो, जो एनसीआरबी बताती है। पहला कारण है कि रेप। दूसरा कारण मैरिटल स्टेटस, जो अपना हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही अगर ऐसा कुछ जोर जबरदस्ती के कारण जो चीजें घटित हो जाती हैं। तीसरा ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कुछ लोग ऐसे कम पैसों के लिए या पैसों के लालच से आज भी देह व्यापार में लगे हुए हैं। और चौथा मुख्य कारण जो है, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों की कमाई के लिए या चंद पैसों के लिए प्रोस्टिट्यूशन या क्या बोलते हैं इस धंधे में काम सक्रिय हैं। तो ये कुछ 4 चीजें हैं जिनमें क्या बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। जब आप वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो वर्क प्लेस में आपको बता दूं कि जब भी हम पॉस्को एक्ट जो है,
सेक्शन 18C एक्ट जो है वो हर ऑफिस में एप्लीकेबल होता है, और सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट में जब 18C लगता है तो वहां पे वो डावरी एक्ट भी साथ में लगता है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक्ट साथ में लगता है। इस चीजों के लिए या तो आप प्रोटेक्शन अफसर जो आपके अपने अपने ऑफिसर्स में प्रोटेक्शन अफसर बने हैं वहां बताएं, थानों में भी प्रोटेक्शन अफसर्स बने हुए हैं वहां जरूर बताएं। हेल्पलाइन नंबर, हर राज्य ने हेल्पलाइन नंबर दी हुई है, उत्तर प्रदेश ने खुद 1090 दिए रखा है। आप कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ घटना घटी है 1090 में, जरूर बताएं। आपको एक नई चीज बताता हूं जो शायद आपको कि हाँ हर 3 महीने में उस कमेटी का गठन किया ही गया होगा, और मैं जानता हूं जिस तरीके से, और उस कमेटी के बार बार रिपोर्टिंग्स होती है। पॉस्को एक्ट के अगेंस्ट में एक कमेटी का फॉर्म किया गया, एक कमेटी फॉर्म की जाती है जो कि क्या बोलते हैं आपके इंटरनल मेंबर्स के साथ नहीं की जाती, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के, आपके संस्था के लोग उसमें साथ काम करते हैं। जो कमेटी बनती है, कमेटी में जैसे सपोज 10 लोगों की कमेटी बनी तो 10 लोगों में कम से कम 5 महिलाएं होंगी, ये जरूरी है उस कमेटी में मेंबर बनना। और 5 महिलाओं, ये तो 5 महिलाएं होंगी जो कि आपकी क्या बोलते हैं विद इन ऑफिस की कमेटी के लोग हुए। एक सदस्य ऐसे होंगे जो आपके बाहर से होंगे, मतलब 5 महिलाएं और एक सदस्य जो बाहर का होगा, और बाकी 4 और सदस्य आपके ऑर्गेनाइजेशन से होंगे। 10 लोगों की एक कमेटी बनी। कमेटी का काम ये है कि जब कभी भी कोई ऐसी शिकायत आए जिसमें महिला उत्पीड़न की बात हो, तो उसको रखा जाए उस कमेटी के सामने। कमेटी के सामने रिपोर्ट जाती है, कमेटी के सामने कंप्लेन जाती है, कमेटी उसकी इंक्वायरी करती है। उस इंक्वायरी को 3 महीने के अंदर में कमेटी को उसका रिप्लाई बना के उसका निर्णय निकालना पड़ता है कि इसमें दोषी कौन है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब आप इस कमेटी में या ऐसा कभी भी घटना किसी भी ऑफिस में होती है तो आप इस कमेटी के सामने तो अपना मुद्दा रखिए ही, इसके साथ साथ अपने नजदीकी थाने में कंप्लेन जरूर कराइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस कमेटी के दौरान में ये जो कमेटी में जो निर्णय आने में देरी हो जाती है। ये कुछ बार ऐसा भी पाया गया है कि जहाँ पे कमेटी के जो हेड हैं वही क्या बोलते हैं दोषी भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कमेटी डिसॉल्व कर दी जाती है, तो कमेटी को दोबारा फॉर्म होने में फिर से टाइम लग जाता है और निर्णय आप लोग को नहीं मिल पाता है। जो भी महिलाएं हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं उनको इस कमेटी के लिए निर्णय आने में टाइम लग जाता है। अब जब निर्णय आने में टाइम लग जाता है तब आप थाने में या आप क्या बोलते हैं अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तब वहां पे क्वेश्चन किया जाता है कि अभी तक आपने ऐसा आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, जब कभी भी ऐसा कभी होता है या आप लोग के ऑफिस में नहीं होता है, तो जहां कहीं भी जितने भी ऑफिस में महिलाएं काम करती हैं, एचआर की ड्यूटी बनती है कि सबको 3 महीने में एक बार सबको बैठा के इस कमेटी के बारे में जरूर बताएं, किस तरीके से इंक्वायरी की जाती है वो भी जरूर बताएं। अगर रिपोर्ट 0 है तो भी उसको नील करके जरूर भेजें। सपोज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी स्थिति नहीं पाई जाती है, मैं कह रहा हूँ कि वहां सेक्सुअल हरासमेंट का 0 केस है, लेकिन उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हमारी संस्थान में सेक्सुअल हरासमेंट का 0 केस, और वो जरूर भेजें। उसको भेजने से ये होगा कि जब कभी भी आपके पास इसकी गाइडलाइन आएगी कि आप इसकी रिपोर्ट भेजिए तो आप तुरंत तत्काल उसको भेज पाएंगे। ये कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन और हर संस्था को करने हैं। पंचायत लेवल पे भी, इवन आपको, ये तो मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, गांव में पंचायत लेवल पे भी इसका गठन किया गया है, जिसमें सरपंच, स्कूल के एसएमसी मेंबर्स और लोगों को मिला के ऐसी कमेटियां बनानी है जिसमें कि महिलाओं के उत्पीड़न की जब कभी भी बात आए तो उसको उठाया जा सके और उसका निर्णय लिया जा सके, और दोषियों को बताया जा सके कि किस तरीके से आगे का प्रोसेस करना है, पुलिस थाने में उसकी कंप्लेन हो, कोर्ट में उसका केस चल सके, और अपराधियों को मतलब जो उनको दंड दिया जाना है उचित दंड दिया जाए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग को पता नहीं चाहिए, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ऑर्गेनाइजेशंस की बात हम कर रहे हैं तो एचआर जी आपके शर्मा जी आपके बगल में बैठे हुए हैं। शर्मा साहब, आप ये बताएं कि आपके यहाँ सेफ्टी ऑडिट तो जरूर होता होगा जी। तो सेफ्टी ऑडिट में आप क्या क्या करते हैं? महिलाओं से रिलेटेड में कुछ ऐसा सेफ्टी ऑडिट का पॉइंट है आपके पास? नहीं, ऐसी कोई आज तक शिकायत आई नहीं ना, हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है।
सेफ्टी ऑडिट के जो भी पॉइंट होते हैं वो हम क्लियर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अच्छा ये बताइए कि जैसे आप सेफ्टी ऑडिट की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि यदा कदा ऐसा होता है कि कोई ऐसी दुर्घटना होती है, आग लग जाती है, जैसे सपोज करें, ठीक है, और आपकी ये जितनी महिलाएं हैं उस टाइम की ये महिलाएं हैं, तो क्या इन महिलाओं ने कभी ऐसी एक्सरसाइज आप लोगों ने इन लोगों को ड्रिल करवाया कि ये सेफ्टी फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट कर सके? हर 3 महीने बाद हम वैसे तो हर महीने 15 दिन बाद हम ड्रिल कराते हैं, लेकिन हर 3 महीने बाद कंटिन्यू कराते हैं, फायर ड्रिल कराते हैं, इनको प्रॉपर समझाया जाता है कि कहीं कोई सिचुएशन इस तरीके की बनती है, फायर आग लग जाती है क्या है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और ये कहाँ यूज होता है, ये सिलेंडर को कैसे उठाना है, कहाँ से खोलना है, क्या दबाकर कैसे किस सिचुएशन में यूज करना है, वो सारी प्रॉपर बताया जाता है तरीके से। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये आपकी सारी महिलाएं क्या बोलते हैं, बस से या ऑटो से आती हैं, कैसे से, या सब पैदल ही आती? नहीं, हमारी नियरेस्ट बाकी नियरेस्ट की है, ज्यादा दूर की नहीं है, और कुछ जो है जो ऑटो से आती है। अच्छा अच्छा, और जो आपके बाहर का एरिया है, जैसे ही आपका ऑफिस खत्म होता है और बाहर का जो एरिया है, वहां पे जो रोड्स में पॉट होल्स तो नहीं है आपके वहां पे? क्या? गड्ढे वगैरह ज्यादा बड़े नहीं हों, या नहीं क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बढ़िया जगह, प्लेन जगह रोड है। अच्छा, और हाँ एक चीज और बताइए, जो जैसे आपका ऑफिस है बाहर है, ऑफिस के बाहर में लाइटिंग्स प्रॉपर हैं सब जगह पे? हाँ, प्रॉपर लाइट। हाँ, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ शर्मा जी से, एक्चुअली जब हम बात करते हैं सेफ्टी ऑडिट की, तो सेफ्टी ऑडिट में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि क्या बोलते हैं, महिलाओं से रिलेटेड हैं। उन महिलाओं से रिलेटेड पॉइंट्स यही हैं कि जब कभी भी महिलाएं अपने आप अकेले काम कर रही हैं और आग लग जाती है, तो उनको कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना आना चाहिए। आप बिल्कुल टाइम टू टाइम आप सब महिला, एक एक दो दो महिला करके एक दूसरे से पूछ के कैसे उसको ऑपरेट करना है जरूर सीखिए। वो आपके अपने फायदे के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा तो है ही है, आपके अपने फायदे के लिए, आपके परिवार के फायदे के लिए। दूसरी चीज, अगर आप लोग ऑर्गेनाइजेशन में कोई बस आती है, ठीक है, या आप ऑर्गेनाइजेशन का क्या बोलते हैं कोई वैन है या बस है, तो दो चीजें और सेफ्टी ऑडिट में लेके रखिए कि उसमें क्या बोलते हैं, जो भी गाड़ी है वो जीपीएस जरूर लगा हो, एक्टिवेटेड हो, और एक अलर्ट की आती है जो कि क्या बोलते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ने जब से निर्भया कांड हुआ था तब से एक नोटिफिकेशन आ रखा है कि जो भी गाड़ी एम्प्लॉय की होगी उसमें एक क्या बोलते हैं अलर्ट की रहेगी, जो कि डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ में या थाने के साथ में कनेक्टेड होगी। जब भी महिलाओं को ऐसा कुछ लगता है कि उनकी ऊपर किसी मतलब इस चीजों का संख्या है या उनको कोई दुर्घटना हो सकती है, ऐसी चीजों को, तो महिलाओं उस बटन को दबा के कम से कम नजदीकी थाने को या पुलिस को या ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट भेज सकते। इसी क्रम में एक चीज और बताना चाहूंगा, अब जो नए मोबाइल आए, जब नए मोबाइल आए उसमें एक अलर्ट की अलग से महिलाओं के लिए आ रखी है। महिलाएं उसको जानने की कोशिश करें कि उस मोबाइल में, जो आपने नया मोबाइल अभी खरीदा है, उसमें महिलाओं का जो अलर्ट की है वो क्या नंबर दबाने से आएगा। उस नंबर को आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि उस नंबर से कभी भी ऐसा स्थिति पड़ जाती है या बच्चियों के लिए काम आ जाए, आपके बच्चियां जब बाहर जाती हैं, वो काम करने जा रही हैं, जिस किसी भी तरीके से आप इस चीजों को जितने ज्यादा लोगों को बताएंगे, उनकी अपनी सुरक्षा के लिए ये काम आएगा। पहली बात मैंने जो बताया कि फायर एक्सटिंग्विशर का। दूसरी बात, अगर आपके यहाँ जो गाड़ी आती है, वैन आती है, उसमें जीपीएस लगा हो और एक अलर्ट की जरूर हो। और तीसरी बात, जो बाहर का जो एम्बियंस, जो आपके ऑफिस के बाहर का एम्बियंस है, कम से कम पॉट होल ना हो वहां पे और लाइट जरूर रहे, सो दैट महिलाएं जब खड़ी हैं बाहर अपने क्या बोलते हैं परिवारजन के लिए लेने के लिए, ले जाने के लिए, तो वो सुरक्षित खड़ी रहें और आपके ऑफिस का जो गार्ड है वो आसानी से देख सके, उनको सुरक्षा प्रदान कर सके। सेफ्टी ऑडिट के जब भी ये मुद्दे आते हैं, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि WCD कहता है कि जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन एंड चाइल्ड के डेवलपमेंट जो है, जो कि हर राज्य में भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी, तो ये जरूर कहता है कि इन चीजों मुद्दों पे जरूर बात की जाए। समय ज्यादा ना लेते हुए मैं थोड़ी सी बात और बताऊंगा। ये सब तो चीजें वो हैं जो क्या बोलते हैं नियम है, कानून है, और ये जो जिससे हम बंधे होते हैं, जो हमें करना होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो हमारे और आपके बीच का व्यवहार है। सारी चीजें व्यवहार से हैं। अगर हमारे पास रेगुलेशंस हैं और हम रेगुलेशंस को, या हमारे पास नियम है, उन नियम को हम मान रहे हैं,
तभी तक वो नियम है। अगर हम नियम तोड़ रहे हैं तो उस नियम के होने का मतलब नहीं रहता। दंड आपको मिलेगा, लेकिन दंड तब मिलेगा जब क्या बोलते हैं उस नियम के ऊपर फिर से कार्रवाई की जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन कार्रवाई करेगा, थाना कार्रवाई करेगा या न्यायालय कार्रवाई करेगा। कोशिश करिए आप अपने बिहेवियर को, अपने बर्ताव को उस नियम के अनुकूल रखें, सो दैट ना आपको परेशानी हो, ना आपके बगल वाले को परेशानी हो, ना आपके ऑर्गेनाइजेशन को परेशानी हो, और शांति से काम चलता रहे। ज्यादा समय ना लेता हुए आप लोग के कोई प्रश्न है तो मेरे से जरूर पूछें। एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि नेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप में अपने बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। काफी लाभार्थियों को इसका फायदा मिल रहा है, और आप में से जिस किसी के भी बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल में पढ़ रहे हैं या क्या बोलते हैं ITI कर रहे हैं या स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं, तो इसमें रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। बाकी प्रश्न मैं लेना चाहूंगा, आप में से किसी के कुछ प्रश्न हो तो। किसी के कोई प्रश्न? नहीं। ठीक है, धन्यवाद शर्मा जी, एंड धन्यवाद टू ऑल। आप सबका बहुत बहुत आभार। एक बार अब मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा UPSIDA का, उत्तर प्रदेश सरकार का, और RM ऑफिस आगरा का, जिनके सहयोग से आज का ये कार्यक्रम, मिशन शक्ति कार्यक्रम सक्सेसफुल हो पाया। मिशन शक्ति का एक ही प्रावधान है, यही निश्चय है, यही प्रलय है कि नारी सुरक्षा रहे, नारी सम्मान हो और नारी स्वावलंबन की तरफ बढ़ती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।